हो गई सर। ठीक है सर। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि सारे इक्विवेलेंस बराबर होते हैं, मतलब A प्लस बी अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो दे रहा है C एंड D। तो अगर A के इक्विवेलेंस 5 हैं और तो B के कितने इक्विवेलेंस होंगे बताना है, C के कितने इक्विवेलेंस है बताना है और D के कितने। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहते हैं, सबके इक्विवेलेंस बराबर ही है, तो सबका आंसर क्या होगा, सेम 5 5 5। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या कोफिशिएंट का फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे सबके कोफिशिएंट अलग हैं तो भी इक्विवेलेंस सेम है, बताओ यही होगा क्या? फर्क पड़ेगा सर? फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कोफिशिएंट कुछ भी हो ऊपर देखिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल इक्विवेलेंस में रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा इक्विवेलेंस ऑफ ए और इक्विवेलेंस ऑफ बी, इक्विवेलेंस ऑफ एक्स और इक्विवेलेंस ऑफ वाई क्या होंगे, बराबर। और ये कुछ भी हो बट बराबर होंगे। देखो हमने कोफिशिएंट का कोई भी यूज इसमें नहीं किया है ठीक है नाउ। हाँ बोलो। आपकी क्लास 4 बजे तक है? ओके। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, कि अब जैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ लिया हमने, नॉर्मेलिटी पढ़ लिया, इक्विवेलेंट वेट पढ़ लिया, तो अब इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं। तो लर्न करो फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो ये हम करिए, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कैलकुलेट तीसरा अननोन यूजर, तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, तो मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है H2SO4, दूसरा है H3PO2, ठीक है, और तीसरा है डाई बेसिक एसिड या ट्राई बेसिक एसिड लिख देते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। तो इनकी इक्विवेलेंट वेट निकालने, तो थोड़ी देर क्या करते हैं, सबका मोलर मास m मान लेते हैं, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो H2SO4 और H3PO2 का तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, और ट्राई बेसिक एसिड नहीं पता है तो उसका इक्विवेलेंट वेट वो मोलर मास आप m मान लो। तो हम ऐसा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एज्यूमिंग मोलर मास m, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो मोलर मास है वो है m है, ठीक है। तो अब H2SO4 यू आर टाइपिंग, वो थोड़ी देर लेट में आ रहा है, लेट आ रहा है ऐसे लिखा हुआ तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो होता है तो वो होता है, अभी हमने पढ़ा मोलर मास बाय एन फैक्टर, और मोलर मास जो है वो हमेशा m माना है। तो अब आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, जैसे कि अब आपको अगर पता हो कि H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, कि सल्फ्यूरिक एसिड कितने H लूज कर सकता है। तो अगर कुछ भी नहीं गिवन होता है, ठीक है, मान लो एसिड के बारे में, किसी के बारे में कोई इफ नथिंग इज गिवन, तो आप एज्यूम करोगे कि वो H3PO4 हो H3PO2 हो या H2SO4 हो, ये 100% आयनाइज होकर H प्लस आयंस देंगे। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको 100% आयनाइजेशन एज्यूम करना है। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो आपको अपने आप मानना है कि जो H2SO4 है वो 2 H प्लस लूज कर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/2, ठीक है। सर नाउ सर एक तो दोबारा बता दो सर ये। ठीक है, अब जैसे H3PO2 है, मुझे ठीक है, जैसे H3PO2 है, H3PO2 की अगर हम बात करें तो H3PO2 कितने वो है H लूज करेगा, डिपेंड कर रहा है कि कितने उसके साथ कनेक्टेड है। तो जैसे हमने एन फैक्टर्स लिखा है, एसिड बेस सॉल्ट,
ये सारे। तो जस्ट इसमें एन फैक्टर हमें याद रखना पड़ेगा कि एटम है, एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, जैसे अगर एसिड है तो H प्लस कितने लूज कर रहा है, बेस है तो H प्लस कितने लूज कर रहा है। तो एक लिस्ट बना लेते हैं कि अब हमें क्या है, लिस्ट बनानी है कि एन फैक्टर बताना है, ठीक है। तो एन फैक्टर आप सभी का बताओ। तो एन फैक्टर एटम हो सकता है, वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, कोई रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो सकती है, और कोई कंप्लीट रिएक्शन भी हो सकती है। तो जब भी आपको कोई चीज़ मिले तो सबसे पहले चेक करो कि आप जिसका भी एन फैक्टर निकालना चाह रहे हैं वो एटम है, ठीक है, या फिर वो सॉल्ट है। चेक करो कि कहीं वो सॉल्ट तो नहीं है। फिर चेक करो वो एसिड तो नहीं है, या फिर आप चेक करिए वो बेस तो नहीं है, या फिर देखोगे कोई वो मतलब रिडक्शन, या मतलब आपको चेक करना है वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो नहीं है, या फिर चेक करिए वो रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है। मीन्स आपको एवरी टाइम ये देखना पड़ेगा कि जिसका भी आप एन फैक्टर निकालना चाह रहे हैं वो एटम है, सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, उसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। अगर आप ये चीज़ पता लगा लेंगे तो आपके लिए एन फैक्टर को आप बताना आसान हो जाएगा। यू कैन ईजिली जज कि किसका एन फैक्टर क्या होगा। और उसके लिए बस ये मैं बोलूँगा, यू हैव टू लर्न दिस। आपको देखो सोचने के साथ साथ क्या सोचना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्या लर्न करोगे तभी तो सोचोगे क्या सोचना है। मान लो आप समझ लिया एन फैक्टर क्या, लेकिन अब आप सोचने का पैटर्न तो याद होना चाहिए कि अगर एटम है तो क्या सोचना है। तो अगर आपको एटम गिवन होगा तो जो एन फैक्टर होगा दैट इज योर वैलेंसी। अगर एटम मेंशन है तो एन फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी होगी। और अगर सॉल्ट मेंशन है तो टोटल चार्ज, आपको टोटल चार्ज देखना है। या तो आप कैटायन पे देखोगे या एनायन पे देखोगे। तो अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट वाले केस में टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। अब अगर एसिड है, एसिड में देखोगे कि कितने H प्लस लूज कर सकता है, जिसके लिए एक टर्म यूज होता है बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है। अगर एसिड एक H प्लस लूज करता है तो उसे मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl। अगर एसिड दो H प्लस लूज कर सकता है तो उसको डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4। H2SO4। अगर कोई एसिड तीन H प्लस लूज कर सकता है, अगर कोई एसिड तीन H प्लस लूज कर सकता है तो हम उसको बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड, और उसका एग्जाम्पल H3PO4 होगा। तो यू हैव टू लर्न दिस, ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सेम वे बेस की होती है एसिडिटी। बेस सर की क्या होती है, एसिडिटी। बोलिए। सर अगर 3 से ज्यादा हुए तो तो टेट्रा बेसिक हो जाएगा, ये टेट्रा बेसिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर उससे अब भी उसके ज्यादा बाद हुए पेंटा बेसिक, हमारे पास नंबर की कमी नहीं है बट इतना ज़्यादा कभी होगा नहीं, ठीक है। तो जस्ट ये हमने पढ़ा एसिड का बेसिसिटी वाला फंडा। एसिड का बेसिसिटी ये होगा, ज़्यादातर यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक सर आधा जो अलग बेसिसिटी पूछ, क्या मतलब, बेसिसिटी का मतलब कि वो कितने H प्लस लूज कर सकता है। हाँ एक्चुअली एसिड रिएक्ट विद बेसिस। तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो बेस क्या करता है, उसमें से H प्लस हटाता है ना। तो बेसिसिटी का मतलब है कितने H प्लस लूज हो सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं, ठीक है। कितने H ओके प्लस डिस्प्लेस हो सकते हैं। जैसे बेस है NaOH, अगर वो HCl से रिएक्ट करे, मान लेते हैं कि बेस है NaOH और वो HCl से रिएक्ट करे, तो जो NaOH है वो HCl से एक H हटा सकता है। NaOH HCl से एक H हटा सकता है। सर। अब मान लेते हैं कि हम एक और रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, NaOH को H2SO4 से रिएक्ट करूँगा। तो जब NaOH को मैं H2SO4 से रिएक्ट करूँगा
तो मैं देखूंगा NaOH H2SO4 में से कितने H को हटा रहा है। तो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, वो तो ब्लू कलर से, वो 2 H को हटा रहा है। तो हम बोलेंगे H2SO4 की बेसिसिटी 2 हो गई और HCl की बेसिसिटी 1 हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल अब ले ही लेते हैं। NaOH भी बेस है। NaOH बेस को मैं एक ऐसे एसिड से रिएक्ट कर रहा हूँ जिसमें वो 3 H लूज कर सकता है, उसका नाम H3PO4 है। जब वो उससे रिएक्ट कर रहा है तो वो उसके 3 H प्लस हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो बेसिसिटी टर्म यहीं से आया कि जो बेस एसिड के कितने H प्लस हटा सकते हैं। तो बेसिसिटी एसिड की होती है और बेस की एसिडिटी होती है। ठीक है, तो इन दिस वे ये टर्म ड्राइव है। तो एसिडिटी को भी हम यही बोलेंगे, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयंस। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल है, अगर आपको यस दे रखा है NaOH तो इसे बोलेंगे क्या कहते हैं, मोनो एसिडिक बेस। CaOH होल ट्वाइस, डाई एसिडिक बेस। AlOH होल थ्राइस, ट्राई एसिडिक बेस। इन दिस वे आप एसिडिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी हमेशा किसकी होगी, इट इज ऑलवेज ऑफ बेस, और बेसिसिटी ऑलवेज किसकी होगी, एसिड की। और इसमें बेस में कंफ्यूजन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें OH में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं आते हैं ना। रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ पे हम चर्चा कर चुके हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि रिडक्शन हाफ में N फैक्टर क्या होता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। N फैक्टर इन केस ऑफ रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। तो आई गेस ये हम प्रीवियस क्लास में ढंग से N फैक्टर पे ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसमें डाउट नहीं आएगा। ठीक है, सेम वे हम ऑक्सीडेशन पे भी कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन में N फैक्टर क्या होता है। तो इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन N फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मोल। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, N फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल। तो हम लिख देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में N फैक्टर क्या होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का N फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो N फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसे मैं हमेशा बार बार फोकस कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट भी कर देते हैं, पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया N फैक्टर इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर मोल, कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर बात करें कि इधर N फैक्टर क्या होगा, तो इधर N फैक्टर होगा इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं अगेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो 2 बार हाईलाइट कर देते हैं, एक बार ब्लू से और एक बार येलो से। पर मोल एटम के लिए N फैक्टर निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एटम के लिए N फैक्टर निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वैलेंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। तो जैसे अब मान लेते हैं नाइट्रोजन की बात करें, या तो हम कहते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो N फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन इज 3। नाइट्रोजन का N फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फर्क है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5। एल्यूमिनियम का होता है 13 तो 2,8,3। फर्क है, एक में नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम में लॉस करेगा। तो इस वजह से क्या होगा,
यू कैन से इस वजह से एल्युमिनियम 3 लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। एल्युमिनियम वाले केस में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और नाइट्रोजन वाले केस में क्या होगा, नाइट्रोजन वाले केस में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमें फोकस रखना है जिस बात पे, कि एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि माइंड में आता है कि सर अब यानी कि माइनस लिख दें, नहीं, नाइट्रोजन का एन फैक्टर भी 3 होगा और एल्यूमिनियम का एन फैक्टर भी क्या होगा, 3 होगा। दोनों का एन फैक्टर 3 है, दोनों का एन फैक्टर 3। तो एटम हमारे लिए बहुत ही आसान केस हो जाता है। तो कोई भी एटम हो, जस्ट वैलेंसी देखो। लाइक अगर हम सल्फर लिख रहे हैं, तो अगर हम सल्फर की बात करेंगे, तो सल्फर के भी आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सल्फर का एन फैक्टर 2 हो जाएगा। सेम वे ऑक्सीजन का एन फैक्टर भी 2 हो जाएगा, तो सोडियम का एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे। अब आते हैं टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ये हमें देखना है इन केस ऑफ सॉल्ट। किस केस में देखना है, सॉल्ट के सर केस। एटम में जो वैलेंसी होगी वही उसका वो होगा। हाँ सर ये दे एटॉमिक फिर अगेन एक्सप्लेन कर दो सर, कंफ्यूजन हो जाता है। आप बोल पहले देते, वो टाइप बाद में होता है सर। ओके, एटम वाले केस में होगा सर कि मुझे स्क्रीन तो शुड आई सर वेट। हाँ बोलो सर मुझे ना बहुत बोलो देर बोलो। से स्क्रीन नहीं दिख रही, मुझे लगा किसी को ओके सर तो मुझे सबको ना स्क्रीन, स्क्रीन ही नहीं दिख। ओके ओके, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सब बाकी किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बच्चे को नहीं दिख रही है, बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिख रही है। देख रही है सर। यस यस सर। यस सर। ओके सर ओके ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एटम पे। वो थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे तो धीरे चलो। तो नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब में वैलेंसी को हमेशा ध्यान देना है कि नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी, ऑक्टेट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर 2 लूज करेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, सॉरी, तो अटेन हो जाएगा। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा। ये सारे इसके क्या होंगे, एन फैक्टर होंगे। क्या होंगे सारे इसके, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर होता है वैलेंसी ऑफ एटम, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकें, अटेन कर सकें। ठीक है। नाउ अब टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। अगर कोई चीज़ सॉल्ट है तो आपको कैटायन और एनायन पे टोटल चार्ज देखना है। ठीक है। तो अभी जैसे कोई एक सॉल्ट, पहले एक सिंपल सा सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। और वो जो सिंपल सा सॉल्ट है, अब कॉमन सॉल्ट आप सभी को पता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो एक सिंपल सा सॉल्ट ले लिया हमने, NaCl। सोडियम पे चार्ज आ गया प्लस और क्लोरीन पे आ गया, ठीक है, माइनस। तो आप अब देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग वर्ड और, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, और वर्ड यूज कर रहा हूँ। मतलब कि या तो कैटायन पे चार्ज देखो या एनायन पे चार्ज देखो, या कैटायन पे चार्ज देखो या एनायन पे चार्ज देखो। ठीक है। तो NaCl में चाहे कैटायन देखें या एनायन देखें, चार्ज है +1 और -1, लेकिन हमने अभी ऊपर देखा एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो इसका एन +1 फैक्टर होगा 1, ऑलवेज मॉडुलस पॉजिटिव 1 होगा। ठीक है। ऐसे ही अब हम, तो ठीक है, ये हम 1 सोडियम का, सर ये 1 जो है हम सोडियम का ले रहे हैं या फिर क्लोरीन का भी हम +1 ही मान रहे हैं? सबका 1 मानते हैं, एन फैक्टर पॉजिटिव है। और वैसे ये सोडियम और क्लोरीन का एन फैक्टर नहीं है, ये एन फैक्टर है NaCl का। क्योंकि अगर सोडियम बोल रहे हो तो आप एटम बोल रहे हो, तो आपको पहले क्लासिफिकेशन में आना पड़ेगा, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एटम का एन फैक्टर वैलेंसी होती है। NaCl इज अ सॉल्ट, सॉल्ट का एन फैक्टर होता है चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप घर पे
ये सारे पॉइंट याद रखो। एटम का वैलेंसी होता है, सॉल्ट का चार्ज ऑन कैटायन और एनायन होता है, बेसिसिटी होता है एसिड का, बेस का एसिडिटी होता है, रिडक्शन का इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर मोल होता है, रिडॉक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल होता है। ये चीज़ें आप याद रखिए, यही मेरा सजेशन है तुम्हें, ये याद रहेगा तो सर प्रॉब्लम एसिड नहीं में होगा। वैसे बेसिसिटी और बेस में एसिड। हाँ, सोडियम कार्बोनेट, अब जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट में अगर हम बात करें तो सोडियम पे चार्ज है +1, ठीक है। तो सोडियम पे चार्ज है, थोड़ा हाईलाइटेड में लिखता हूँ, +1। लेकिन जैसे एक सोडियम पे मैंने चार्ज कंसीडर किया है +1, तो दो सोडियम पे कितना चार्ज हो जाएगा? Na2CO3 में 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम पे चार्ज हो जाएगा +2। +2। अब जो कार्बोनेट आयन है उस पे चार्ज, जो कार्बोनेट आयन है उस पे चार्ज क्या होगा? लिख देता हूँ CO3 2 माइनस। तो इस पे कार्बोनेट पे -2। तो लेकिन हमें ध्यान दें, अगर हमें मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड कलर से, और मतलब हमें या तो कैटायन देखना है ना, तो चाहे सोडियम देख लो या कार्बोनेट देख लो, और हमें टोटल चार्ज देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोडियम का चार्ज देखना है। ये वर्ड देखो, टोटल चार्ज, सर्कुलर कर रहा हूँ मैं रेड कलर से। तो टोटल चार्ज तो वो +2 और -2। तो अगर बात करें व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर क्या होगा, तो हम सीधे देख लेंगे कैटायन या एनायन पे चार्ज, एंड दैट इज 2। वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो। सर जैसे सोडियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, कार्बोनेट में जो है 3 है, तो सर 3 से क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि जो कार्बोनेट है उसमें CO3 2 माइनस जैसे होता है, तो पूरे कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, पूरे एक CO3 कार्बोनेट। का 2 माइनस होता ही है। हम्म कैसे? एक CO3 पे 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सर वो वो तो हम टेबल है फॉर्मूले से जिस भी देख सकते हैं ना, Na पे पॉजिटिव CO3 पे नेगेटिव है। राइट, कैटायन और एनायन का चार्ज हमेशा इक्वल होता है। तो ये मैं आपको बोलूँगा, ये जो आपके सामने टेबल बनी हुई है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना, मतलब आई विल शेयर PDF ऑल्सो नाउ। अब इस पे बेस जैसे क्वेश्चन कर रहे थे हम पीछे, तो H3PO2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो अगेन H3PO2 जो है वो चेक करना पड़ेगा कि कैसा एसिड है, और अगर कुछ भी नहीं गिवन होता तो 100% आयनाइजेशन मानते हैं। तो अब यहाँ पे अभी वैसे मैं ये भी बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो यहाँ पे, P डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और H और H। तो मैंने H3PO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इसमें जो फोकस करना है आपको, वो इस बात पे फोकस करना है कि OH जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहीं से H+ लूज हो सकता है। बट पीएच बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट है, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन लॉस नहीं हो सकता, जो पर्पल से हाईलाइट कर रहे हैं, बट OH में से हाइड्रोजन लॉस हो सकता है। मतलब इसमें पूरे में सिर्फ एक हाइड्रोजन लूज हो सकता है। तो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H3PO2? H3PO2 का एन फैक्टर क्या हो गया? 1, क्योंकि कितने H लूज कर सकता है? 1। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो m/1 क्या आ गया? m/1 आ गया। नाउ सी पार्ट आते हैं। सी इज सर वेरी इजी। सर हम्म फिर से बताना एक बार, H3PO2 का एन फैक्टर। H3PO2 का एन फैक्टर वो है कि वो कितने H लूज कर रहा है, बट वो H जो है वो कितने लूज करेगा? जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वही, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वही लूज करेगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीएच कोवेलेंट है तो वो लूज नहीं होता, तो इट कैन लूज 1H। जबकि पीएच कोवेलेंट होने से यहाँ से H+ लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया 1। अब सी पार्ट में देखा है ट्राई बेसिक एसिड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे ही लिखा है ट्राई बेसिक एसिड, आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि इसका एन फैक्टर क्या है। बोलो, पता चल गया? ठीक है,
एन फैक्टर 3। 3। तो इसका अगर आपसे बोला जाए भाई इक्विवेलेंट वेट निकालो, ठीक है, क्या निकालो, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/3। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, सी पार्ट, अब डी पार्ट। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, अगला पार्ट लिख लेते हैं, लेट्स से हमने डी पार्ट लिखा, ठीक है, तो डी पार्ट में अब अगेन क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बस कई बार क्या होता है कि जो उसका थोड़ा सा भयंकर रूप सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे अब तो हमसे नहीं होगा, लेकिन कितना भी भयंकर रूप सामने आ जाए लेकिन आपको कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है, और अगर आप कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे तो कितना भी भयंकर रूप आ जाए आप परेशान नहीं होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मोहर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो आप बोलोगे सर ये आप बिल्कुल वही टीचर हो जो पढ़ाते हो गर्म पानी कैसे करते हैं और क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि शाही पुलाव बनाओ, तो शाही पनीर बनाओ या पुलाव, तो सर आपने बिल्कुल वैसा ही किया, आपने हमें मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर पूछ लिया। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी थोड़ी सी हल कर देता हूँ और तुम्हें मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ, तो थोड़ा सा तुम्हारी परेशानी को कम करते हुए फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। फिर आपने फार्मूला देख के फिर सोचा मतलब सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने, क्वेश्चन क्यों दे दिया। तो मैं फिर बोलूँगा कई बार क्वेश्चन देखने में मुश्किल होता है लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बात याद रखनी है, थोड़ी से ऊपर रेफर करो कि अगर सॉल्ट होता है तो एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, अगर सॉल्ट होता है तो एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो जो फेरस सल्फेट है इसमें आप या तो कैटायन पे चार्ज निकालिए टोटल या एनायन पे, तो जैसे फेरस सल्फेट है तो आयरन पे +2, NH4 पे +1, तो कैटायन पे टोटल चार्ज कितना हुआ, ऐड करते हैं 2 प्लस एक NH4 पे +1 तो 2 NH4 पे +2 इज इक्वल टू 4। फिर बच्चा पूछेगा सर आपने वाटर का H+ क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो आयनिक नहीं है। सॉल्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि वो आयनिक होते हैं, तो वाटर इज अ कोवेलेंट एंड वाटर इज नॉट सॉल्ट। दो बातें समझ आ रही हैं, एक तो वाटर सॉल्ट नहीं है, दूसरा वो कोवेलेंट नहीं, वो सॉरी आयनिक नहीं है। और वैसे जनरली कोवेलेंट सॉल्ट भी हो सकते हैं, बट जनरल कैटायन और एनायन का चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम उसे 100% आयनिक ही अज्यूम कर रहे हैं। कभी सोचो सर AgI तो कोवेलेंट सॉल्ट है, आप तो बोल रहे थे आयनिक, तो हम उसे तोड़ देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आप इजीली निकाल लोगे कि इसका इक्विवेलेंट वेट हो सर ये जाएगा, अगर दोबारा बताना। मोलर मास अगर m एज्यूम कर रहे हैं तो n फैक्टर 4। तो आपको क्या करना है, कैटायन पे चार्ज देखना है, जितने भी कैटायन है सबका चार्ज निकालो और ऐड कर दो। जैसे आयरन पे +2 हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू कलर से, NH4 पे +1, तो दोनों को ऐड किया 2 NH4 थे तो 2 चार्ज आ गया +2 NH4 पे टोटल, और आयरन पे +2, तो टोटल कैटायनिक चार्ज। ठीक है, तो आपकी मदद के लिए इस चीज़ को हम यहाँ लिख भी देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ कि ये जो 2 + 2 है ये है क्या, तो ये टोटल कैटायनिक चार्ज है। ऐसे ही आप एनायनिक चार्ज भी देख सकते हो, अगर SO4 पे -2 है और SO4 पे -2 है तो, लेकिन मैंने और वर्ड का इस्तेमाल किया, वैसे नहीं तुम दोनों देखोगे और ऐड कर दोगे, या तो कैटायनिक देखो या एनायनिक चार्ज देखो, जो कि क्या होगा 2 + 2 4, बट सर आंसर तो -4 आएगा क्योंकि SO4 पे भी माइनस होता है, और सर ये प्लस हटा के माइनस लिख दो आप, उस पे भी माइनस ही होता है। ठीक है बच्चों, जैसे तुम बोल रहे हो, तो सर आंसर क्या लिखें, 4 और -4, या दोनों अगर ऑप्शन में आया हो, मान लो कि आपको ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं A और B, तो आप क्या लिखोगे, एन फैक्टर 4 और -4। 4 बिकॉज एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। एन फैक्टर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत अभी समझ आया। फिर मोलर मास m मानो और
ठीक है, फिर मैं आपके सामने एक कंपाउंड लिखता हूँ जिसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, फिटकरी सुनी होगी तुमने, पोटैश एलम बोलते हैं उसको। तो कॉमन नेम इज पोटैश एलम फिटकरी। अब सर अगेन आपने यही किया, हमें ऐसी चीज़ दे दी जिसका हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, तो फॉर्मूला अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, आगे याद कर लेना। मान लो कि जो पोटैश एलम है वो है K2SO4 Al2 Al2SO4 होल थ्राइस, और मान लेते हैं कि उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स 24H2 हैं, डॉट 24H2, बट वाटर को देखोगे ही नहीं क्योंकि वाटर इज नॉट अ सॉल्ट। तो कैन यू ट्राई इट्स एन फैक्टर, क्या आप इसका एन फैक्टर ट्राई कर सकते हो? सर 8 लेट अस, ओके, सर 8। एक पोटेशियम पे +1 तो दो पोटेशियम पे +2, एक एल्युमिनियम पे +3 तो दो एल्युमिनियम पे +6। एकदम सही जवाब, सभी ने, तुम एकदम समझ गए। तो इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय एन फैक्टर मींस m/8। बोलो, m/8 लिख दिया मैंने, m=m/8। अब बताओ, कोई डाउट है इसमें किसी को? सर ये मोलर मास हमेशा एम ही लेंगे? जब नहीं पता होगा तो m लोगे, ऑप्शन में m अगर दे रखा हो तो, और अगर नहीं गिवन होगा तो बस कैलकुलेट कर लेना, फिर तो ओके सर। कैलकुलेट करना होगा, बट जनरली m करके ही वो पूछते हैं। जनरली वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे m है और ट्राई करो, ठीक है। तो जस्ट वी हैव सम रिलेशंस और उससे आप वैल्यूज भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन आए मैं आपको बोलूँगा कि ऑलवेज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करो और इक्विवेलेंस बराबर कर दो, ठीक है। क्या करोगे? इक्विवेलेंस को आपको एवरी टाइम क्या करना है? बराबर कर देना है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट? एक ही चीज है, सर वो इक्विवेलेंट। एक ही चीज है, बस दे आर सिनोनिम्स और पर्यायवाची शब्द। तो इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है, ठीक है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। क्या होगा ये? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो इन दिस वे, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर मेंशन कर रहे हैं कि कोई चीज़ को अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलूँ, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है कि 1 मोल का एन फैक्टर। अब वो अगर एटम है तो उस हिसाब से एन फैक्टर देखोगे, और अगर क्या कहते हैं वो मॉलिक्यूल है तो उसका एन फैक्टर आप उस तरीके से देखोगे, ठीक है। तो अगर किसी का एन फैक्टर 2 है तो मतलब थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी का एन फैक्टर है नंबर ऑफ मोल्स और एन फैक्टर उसका है 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है 1, ग्राम इक्विवेलेंट 1 दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/2। बोलो, समझ आई बात? क्वेश्चन में गिवन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ Na2CO3। क्वेश्चन है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 हैज मोल्स। वो बोल रहा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 में आप मोल्स बताओ, तो मैं बोलूँगा लर्न दिस फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। फिर मैं बोलूँगा, आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 है। सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? हाफ। तो वो हाफ मोल में 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे। बोलो, ये बात समझ आइए?
सर ये दोबारा बताने एक बार क्या यस प्रॉब्लम थी? ठीक है। क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कितने मोल्स में 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे सोडियम कार्बोनेट के। तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स गिवन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक ही बात है, वो आपको गिवन है 1। ठीक है, तो वो हमें 1 मेंशन है। एन फैक्टर हम सोडियम कार्बोनेट का निकाल सकते हैं कि एन फैक्टर ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 2। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, वो हो गया एन, तो क्या हो गया हाफ। क्या हो गया हाफ। बोलो आया समझ? यस सर। अगर आप लोगों को समझ आया है, अगर आप लोगों को समझ आया है, तो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट of substance is present in first option 1 mole of H2, second option half mole of H2, third option 1 mole of O2, fourth option half mole of O2। ठीक है, या इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि मैं सारे एलिमेंट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ N2, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ H3PO4। ठीक है, ट्राई करो। सर भी सर बी। सर बी। सर बी। ओके सही है, सर बी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सिंपली आपको समझ आ गया कि क्या करना है, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, और आपने फटाफट देखा कि हाइड्रो 1 इक्विवेलेंट तो मेंशन है ही, और एन फैक्टर हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो H2 का कितना हो गया 2, तो n इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 1/2। क्या आ गया ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को और यूज़ करने की कोशिश करें तो इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो आपके मैं बताऊं नीट में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीट के बच्चे जेई के बच्चों को देख के, नरेंद्र अवस्थी के क्वेश्चन देख के अपने उससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, पहले बेसिक्स पे वर्क करें। अगर वो बेसिक वाला पार्ट क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चन करोगे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज, ठीक है, मैंने बात की है व्हाट इज द equivalent volume of first part hydrogen gas, second part oxygen gas at STP। This is a very basic question and I want you to try कि आप इसे ट्राई करो equivalent volume।
तो सबसे पहले अगर इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करूं तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आप सीधे बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट कुछ भी मेंशन नहीं होता तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के वॉल्यूम को ही आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम मान लो इफ नथिंग इज मेंशन। वैसे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि क्वेश्चन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेंशन होना चाहिए। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन का क्या वॉल्यूम होगा? ठीक है, तो अब अगेन आप ये यूज करो कि 11.2। तो यू कैन से कि ये करेक्ट आंसर है क्योंकि आप वही करोगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट कितने हैं? 1, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन का एन फैक्टर हो गया, H का 1 होता है तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 1/2 यानी हाफ मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 22.4, तो आंसर आ गया 11.2 लीटर। ठीक है, तो देखिए इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो नीट में अगर पूछा जा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। सेम वे मुझे बताइए, तो मैं व्हाट इज़ द क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, वॉल्यूम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम लिख देता हूँ, व्हाट इज, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 बताओ। फाइव 5.6। ऑक्सीजन का एन फैक्टर होता है 2, तो O2 का क्या हो जाएगा? 4, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/4। तो एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 5.6 5.6 5.6 लीटर। दिस इज योर इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ गया। ठीक है, समझ आए? नाउ अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको क्लैरिटी है तो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज वेरी सिंपल। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस will be equal to 1 mole of nitrogen gas will be equal to, ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, कि मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस किसके इक्वल होगा, तो आप आंसर लिख सकते हो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, पहला ऑप्शन। 1 मोल क्यों बोल रहा हूँ? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 नहीं आंसर नाइट्रोजन। 3। 3, देखो अगर 3 नो सर, सिंपली 3, अगर नो आप सर, चीजें समझ गए हो तो आप देखो, अगर आप डायरेक्ट 6 आंसर 6 पे आना चाहते हो, हाँ 1, सुनो 6 क्या ग्राम करना है, आप इक्विवेलेंट। पहले इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। और वो क्वेश्चन में इस बार इक्विवेलेंट पूछा है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो इक्विवेलेंट पूछ रहा है वो। ठीक है, मैं इसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 और एन फैक्टर, नाइट्रोजन का एन फैक्टर 3 होता है तो N2 का क्या हो जाएगा? 6। 6 तो कितने सर, ग्राम 6 इक्विवेलेंट हो जाएंगे बोलो? 1/6। 6 6 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट। 6 ग्राम सर, ठीक है, 6 ग्राम 6, इक्विवेलेंट। यस 6 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ है? क्लियर है? यस तो ये सिंपली लॉ सर ऑफ इक्विवेलेंट पे बेस्ड। यस हाँ सर। बोलिए। सर जब यहाँ से n से 6 डिवाइड करेंगे तो ये 1/6 नहीं आएगा?
वो तो नंबर ऑफ मोल्स 1/6 है ना। ना। क्वेश्चन में तो ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है, यानी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट पूछा है, ग्राम इक्विवेलेंट बोले इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, क्वेश्चन में मेंशन है, हाईलाइट कर देता हूं मैं पर्पल कलर से, 1 मोल को हाईलाइट कर दिया मैंने, 1 मोल, और n फैक्टर नाइट्रोजन का 6, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 होता है तो n2 का 6, यहाँ से इक्विवेलेंट आ गया 6। बोलो आया समझ? यस सर।